वो बच्चा बोलता हुआ आता है, वो चाहे पूरे वाक्य ना बोल पाए, कम वाक्य, छोटे छोटे शब्द बोल पाए, उसको ये पता होता है कि मैं अब स्कूल जाऊंगा, वहां मुझे अध्यापक मिलेंगे। इस बात का ज्ञान किसने दिया उसको? किसने दिया? माँ बाप ने। और आप लोग कोई ना कोई बुक, पुस्तक उसके लिए जरूर खरीद के रखते हैं स्कूल आने से पहले। वो AR की हो सकती है, वो ABCD की हो सकती है, किसी भी भाषा की। मतलब भाषा का ज्ञान आपने उसको घर पे दे दिया, तो आप सोचिए कि उस बच्चे को पहले ही बोलना आता है, तो उसके मस्तिष्क की ग्रोथ हो चुकी है, और भी होगी, सुधार की गुंजाइश है ग्रोथ के साथ, लेकिन भाषा का ज्ञान वो लेके पहुंचता है स्कूल में। तो इस बात को आप समझिए कि ग्रोथ वहीं से स्टार्ट हो जाती है। फिर बात आती है कि बच्चा बड़ा हुआ, वो टीनेज में आएगा, वो एडोलेसेंस एज में आएगा, फिर और बड़ा होता है, तो वहां पे कुछ शरीर में कुछ परिवर्तन आता है बच्चे के, उसकी भावनाएं बदलती हैं, उसके विचार बदलते हैं, उसके साथी बदलते हैं। तो वो साथी बदलते हुए, समाज की गतिविधियों को देखते हुए उसके विचारों में जो परिवर्तन आते हैं, और उनकी वजह से जो उसकी गतिविधियों में परिवर्तन आए, उन सब को हम कैसे मैनेज करें? क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि माँ बाप के पास एक बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चे को डांट दिया, फटकार दिया, उसको चपत लगा दी। क्या हम में से कोई एक आध माँ बाप ऐसा यहाँ बैठा है जो ये कहता है कि मैंने अपने बच्चे को कभी डांटा ही नहीं, कभी टोका ही नहीं, कभी उसको चपत लगाई ही नहीं? है कोई माँ, कोई बेटा, कोई बहन, कोई यहाँ ऐसा हो जो ये कहे कि मेरा बच्चा है जी, और मैं अपने बच्चे को ना कभी डांटता, ना टोकता, ना मैं मारता, ना पिटाई करता, ना कुछ करता? है कोई ऐसा भाई? कोई भी नहीं है, नहीं है ना ऐसा? तो परंतु हमें ये देखना है कि हमने बच्चे के साथ ऊंची आवाज में बात की तो क्यों की, हमने बच्चे को तू कह के पुकारा तो क्यों पुकारा। आप जो बच्चों से अपेक्षा करते हैं, क्या हमारा आचरण भी वही है? मैं अगर अपने पिता का सम्मान नहीं करता तो मैं अपने बच्चे को क्या मैसेज दे रहा हूं? कृपया ये देखें और इसको सोचें, क्योंकि हमारी कोई भी गतिविधि है, हमारा किसी प्रकार का भी आचरण है, वो आचरण हमारे बच्चों को प्रभावित जरूर करेगा। जो संस्कार हम बच्चों को देना चाहते हैं, वो संस्कार हमें समाज में डालने पड़ेंगे, अपने परिवार में डालने पड़ेंगे, तभी हम ये अपेक्षा रख सकते हैं अपने बच्चे से कि हमारा बच्चा बड़ा होकर बड़ों का आदर करे, उनका सम्मान करे, देश हित की बात करे, राष्ट्र हित में काम करे, और जितने भी अध्यापक हैं वो जो कहते हैं उनकी बात को ध्यान से सुने। यही सब अपेक्षाएं हैं आपकी बच्चों से। एक प्रश्न मैं आज की इस टॉपिक पे पहुंचने से पहले करना चाहता हूं कि किन अपेक्षाओं के साथ बच्चों को आप विद्यालय में भेजते हैं? बहुत साधारण सा सवाल है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए, CBSE एफिलिएटेड स्कूल में जाए। इस प्रकार की कुछ अपेक्षाएं पेरेंट्स की रहती हैं। तो आपकी क्या अपेक्षा है? कोई साथी कोई बताना चाहे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बोलें। आपकी शेयरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके मस्तिष्क, आपके जहन से प्रश्न निकलेंगे, उसकी चर्चा यहाँ पे होगी, तो एक अच्छे निष्कर्ष पर हम पहुंच पाएंगे। बहुत जरूरी है। अच्छे वातावरण में बच्चा पढ़े। मैं इसमें से एक ही शब्द लूंगा, पढ़े, अच्छा इंसान बने, मैनर्स सीखे। बहुत बढ़िया। कोई और अपेक्षा? आप जो बताएंगे वो सब सही है। विद्यालय प्रांगण में वो सारी गतिविधियां होती हैं। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक विद्यालय प्रयासरत है, और यहाँ तो मैंने देखा है कि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाहर मैंने प्लेग्राउंड भी देखा आपकी, और लैब्स भी देखी आपकी। अटल टिंकरिंग लैब भी वेल एस्टेब्लिश्ड है। मतलब जो एक्सपोजर बच्चे को मिलना चाहिए विद्यालय में, जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उसके सारे सामान उपलब्ध हैं विद्यालय में।
लेकिन फिर भी कमी किस चीज की रह जाती है, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज का विषय है न्यू एज पेरेंटिंग। न्यू एज पेरेंटिंग मीन्स, जब मैं स्कूल्स में जाता था, मैं स्टूडेंट था, तो उस समय कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे भी तो एक लैब में 8-9 कंप्यूटर्स रखे रहते थे। एक कंप्यूटर पे 7-8 बच्चे बैठते थे। एक आध बच्चे ने चला लिया, एक आध ने नहीं चलाया, कोई बहुत ज्यादा एक्सपोजर कंप्यूटर का नहीं था। आज समय में परिवर्तन हुआ है। हमारे आपके बच्चे जो 3 साल के बच्चे हैं, वो बच्चे स्मार्टफोन को अपने आप ऑपरेट कर लेते हैं। हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि बेटा अब इस चीज को दबाओ या ये बटन दबाओ। ये परिवर्तन है, और इस परिवर्तन के साथ, इस नए युग की शुरुआत के साथ बच्चे की विचारधारा भी बदली है और बच्चे का आचरण भी बदला है, उसकी सोच भी बदली है। अगर उस सोच के साथ हम जो पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी है, पिछली पीढ़ी, नई पीढ़ी की अगर उस सोच को सकारात्मक रूप से ना ले, तो आप समझिए कि जो शिकायतें आज समाज में है, जैसे डिप्रेशन की शिकायत है, डिजेक्शन की शिकायत है, बच्चे लोनली फील करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, घर में है, परिवार में है, 8-10 सदस्यों के साथ रह रही हैं, माँ बाप है, दादाजी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चा अकेलापन महसूस करता है। और एक्सट्रीम पे जाऊं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अच्छे अंक ना आने की वजह से, या स्कूल की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन ना होने की वजह से, या किसी और कारण की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, जो आप लोगों को पता है। तो आप सोचिए कि क्या मनस्थिति उस बच्चे की रही होगी, क्या उस बच्चे पे बीती होगी कि वो बच्चा न तो माँ बाप को शेयर कर पाया कि मेरे दिमाग में क्या है, ना वो अपने साथियों को बता पाया कि मेरे दिमाग में क्या है, और ना ही अध्यापक के सामने कोई बात आई और हमने अपने समाज से एक बच्चा खो दिया। माँ बाप के लिए तो इससे बड़ा लॉस कोई हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूं एक राष्ट्र के लिए इससे बड़ा लॉस कोई नहीं हो सकता कि जब हमने अपने एसेट्स खो दिए, अपने सिटीजन्स खो दिए, और वो भी आने वाली पीढ़ी जो हो सकता है डॉक्टर बनता, हो सकता है इंजीनियर बनता, हो सकता है MBA करके इस देश की सेवा करता, हो सकता है इस देश का नाम लेके किसी और देश में हमारे नाम को रोशन करता। तो अगर हमारे बदलने से वो पीढ़ी बदल जाती है, वो पीढ़ी सही रास्ते पे आ जाती है, तो मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी को बदलने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप को हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं क्या हैं और आने वाली पीढ़ी की सोच क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, उसी के हिसाब से हम उनसे बात करें, उनकी काउंसलिंग करें और उनको वही उपकरण दें जिसकी उनको आवश्यकता है, जरूरत है। हमने बच्चों को मोबाइल फोन्स तो दे दिए, हमने बच्चों को लैपटॉप्स तो दिए, आईपैड्स तो दिए, क्योंकि हम समृद्ध हैं, हम दे सकते हैं, दिए, अच्छी बात है। ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करानी थी, परंतु क्या हम अपने बच्चों को समय दे पाए? क्या हम उन बच्चों के साथ बैठ के उन उपकरणों का इस्तेमाल कराना सिखा पाए, जिनका इस्तेमाल परिस्थितिवश हमें अचानक से करना पड़ा? क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का पहले तो कोई प्रोविजन था ही नहीं। बच्चे स्कूल में आते थे, पढ़ते थे, बहुत अच्छा सिस्टम था, ऑफलाइन स्कूल चलता था। परंतु अब अचानक से कोविड के टाइम पे जब परिस्थितियां बदली, तो स्कूल्स ने भी अपने टेक्निक्स बदली, समाज ने भी बदली, आप लोगों ने भी बदली, बच्चों के साथ आपने अपने आप को बदला। तो उस समय क्या सोच रही होगी? अब पेरेंट्स जो स्कूल में आए हैं, बच्चे आए हैं, कहते हैं कि जी, पेरेंट्स की शिकायत बता रहा हूं आपको, ये आपकी अपनी शिकायत है, आपके, क्योंकि पेरेंट्स मेरे पास वहां भी आते हैं, यहाँ सर के पास भी आते हैं, मैम से मिलते हैं। वो कहते हैं कि जी बच्चे तो मोबाइल फोन पे गेम्स ज्यादा खेलते हैं, मतलब उसका मिसयूज ज्यादा है बजाय कि यूज की। तो इसीलिए न्यू एज पेरेंटिंग इस सेशन का हमने नाम दिया है कि आज के युग के हिसाब से हम माँ बाप क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, तो उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक साइकिल दिखाना चाहूंगा। ये साइकिल आप सभी को समझ आएगी। आप देखना कि
हमारी सोच क्या है, हम किस हिसाब से आगे बढ़ते हैं और क्या क्या अपेक्षाएं हम अपने बच्चों से रखते हैं। हम बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि वो अनुशासन में रहें। अब वो अनुशासन, वो घर के नियम किसने बनाए? वो घर के नियम भी है, समाज के नियम भी है, विद्यालय के नियम भी हैं। तो सारे के सारे बच्चे के ऊपर ये सोचना हमने इंपोज कर दिए, उसके ऊपर डाल दिए। मैंने जानबूझ के इंपोज वर्ड यूज किया है क्योंकि इंपोज वर्ड जो है ना, डालना जो है, ये अपने आप में नकारात्मक है। तो मैं जिन शब्दों का चयन करके आपसे बात करूंगा, कृपया उनको ध्यान से सोचना, मस्तिष्क में उतारना। आपको पता लगेगा कि क्या हुआ है। तो हमें अपेक्षा है कि बच्चा इनडिसिप्लिन ना हो। फिर हम कहते हैं कि बच्चा डिसरेस्पेक्टफुल ना हो, यह अपेक्षा है। हम कहते हैं कि सम्मान करे सभी का, है ना जी, ये अपेक्षा। मैंने आपसे अपेक्षाएं पूछी थी कि आपकी क्या क्या अपेक्षाएं आपके बच्चे से हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें, किसी बच्चे के किन्हीं कारणों से अंक कम आए, लो स्कोर रहा बच्चे का, 30 नंबर आए 100 में से, 40 नंबर आए, 50 नंबर आए। आपने सोचा था मेरे बेटे के तो 80 नंबर आएंगे, 100 नंबर आएंगे। ये प्रेशर बच्चे के ऊपर, देखिए प्रेशर। फिर बच्चा अनस्किल्ड रह जाए। अनस्किल्ड मीन्स, अब ये शब्द जो है, इस शब्द की व्याख्या करना, अलग अलग लोग व्याख्या करते हैं इसकी अलग अलग तरीके से। कैसे? कोई कहता है कि जी स्किल का मतलब बच्चे को कोई टेक्निकल नॉलेज हो जाए, कोई और चीज, बच्चे को स्कूटर ठीक करना आ जाए, कोई मशीन ठीक करनी आ जाए। नहीं, स्किल बेस्ड एजुकेशन का अर्थ है कि आपके बच्चे को राइटिंग स्किल्स आ जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाए, उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ठीक हो जाए, लिसनिंग स्किल्स जो किसी में है ही नहीं। आपको पता है आज की डेट में कोई कुछ सुनना ही नहीं चाहता। कोई नहीं सुनना चाहता किसी की भी। और हरियाणा की बात करूं, मैं भी देखिए हरियाणा से हूं, सोनीपत से हूं। तो और पानीपत में तो एक बार ज्ञान हरियाणा वालों ने ले लिया, उसके बाद वो लेना पसंद ही नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया था अर्जुन को। तो परंतु लिसनिंग स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर हम ध्यान देते ही नहीं है। तो आप, ये अपेक्षा है आपकी बच्चे से, डिसोबीडियंट ना हो बच्चा, आपकी प्रत्येक बात माने। माँ बाप भी यही कहते हैं कि मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी तुझे, क्या करोगे? फिर उस बच्चे के ऊपर प्रेशर समाज का, वो समाज का प्रेशर कास्ट को लेके हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन अमीर और गरीब का भी हो सकता है। तो ये सब प्रेशर। फिर जेंडर सेंसिटिविटी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में कोई लड़का है, हो सकता है लड़कियों के सामने ना बोल पाए, कोई लड़की हो सकती है जो इतनी सेंसिटिव है कि भाई बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं और लड़कों के सामने अपनी बात को स्पष्टता से ना कह पाए, ये सब चीज। फिर कोई बच्चा डेलिब्रेटली शर्कर हो सकता है। शर्कर मीन्स, ये भी चैलेंज है, काम से जी चुराना, निष्क्रिय हो जाना। आप ये कहते हैं कि जी बच्चा तो होमवर्क करता ही नहीं, जी स्कूल से गया होमवर्क किया ही नहीं। ये पेरेंट्स के लिए जरूरी है। बीच में आप ये, हेलो, आप ये कहते हैं कि बच्चा काम से जी चुराता है, होमवर्क करता ही नहीं है। जी पता नहीं क्या समस्या है, राइटिंग वर्क तो इसने स्कूल से जाके कभी पूरा किया ही नहीं, ये हमारे लिए समस्या है। तो जी चुराता है काम से। ये भी आपकी अपेक्षा है कि बच्चे से ऐसा बच्चा ना करे। ये क्यों है? अब देखिए 4 मेन चीजें जिन पे हमेशा आपका फोकस रहता है कि हमारा बच्चा वॉयलेंट ना हो, हिंसा ना करे। जो बच्चा छोटा है ना, छोटा सा, आप उसके साथ खेलते हैं, वो छोटा बच्चा आपको कभी पैर मारता है, कभी हाथ से मारता है। छोटे बच्चे बड़ों की पिटाई भी करते हैं, तो हम उनको खुशी खुशी सहन करते हैं ना। जरा सोचिए, उस चीज को कंपेयर करना, और जब बड़ा हो जाता है बच्चा, उस हिंसा को कंपेयर करना, जब बच्चा माँ बाप को उल्टा बोलता है, गलत बोलता है, बड़ों का सम्मान नहीं करता,
तो हिंसात्मक होने की ट्रेनिंग उसको कहां मिली, एक बार इस पे विचार करने की आवश्यकता है। फिर एरोगेंस, अकेलापन, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस आ गई बच्चे में, इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि ये सारी अपेक्षाएं हमारी उस बच्चे से हैं। जबकि मैं ये कहता हूं कि हमें ये अपेक्षाएं उस पर थोपने की बजाय ये सारी अपेक्षाएं हमने अपने आप से रखनी है। अगर हम ये सारी चीजें करते हैं और इन अपेक्षाओं पे खरे उतरते हैं तो मेरा मानना है कि वो बच्चे अपने आप ही संस्कारवान हो जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, वृद्धाश्रम चले। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ बताएगा कोई? इसका अर्थ, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ने का अर्थ क्या है? सर बच्चे अपने मतलब पेरेंट्स को उनका संभालते नहीं, इसके लिए उनको छोड़ देते हैं कि इनकी यहीं सेवा की जाएगा, फिर हमारे पास टाइम नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। वृद्धाश्रमों का बढ़ने का अर्थ है कि माँ बाप को बच्चे संभाल नहीं पाए और उन माँ बाप को यह लगा कि अब इस घर में रहना हमारे लिए संभव नहीं है, तो उन्हें बाहर आश्रम में जाके रहना पड़ा। ये वो माँ बाप हैं जिस माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा, उसके बाद अपना खाना छोड़ के बच्चे को खाना खिलाया, और आज वही बच्चा उस माँ बाप को संभाल पाने में सक्षम नहीं है, चाहता नहीं है कि वो उनको रखे, उनकी सेवा करे। तो ये कैसे आएगा? कहां से देखा और कहां से सीखा? ये इसी समाज से सीखा हम लोगों ने। मैंने आपको बताया कि कोई भी बच्चा कुछ भी सीखता है तो वो अपने इस समाज को देख के सीखता है, कहीं और से नहीं लेके आता। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन हम डालते हैं बच्चे के अंदर अपनी अपेक्षाओं की, इस पे हमें एक बार विचार करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने डेलिब्रेटली आपसे पूछा था कि आपकी अपेक्षाएं क्या है विद्यालय से, या आपकी अपेक्षाएं क्या है आपके बच्चे से। इसमें मैं एक और भी सवाल जोड़ना चाहूंगा, वो आप लोगों से है। आप में से कितने पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने? डॉक्टर इंजीनियर बनाना तो चाहते हैं ना अपने बच्चों को? एक बार हाथ खड़ा कर दें जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई अच्छी पोस्ट पे जाए, एचसीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, कोई पुलिस में चला जाए। सभी चाहते हैं। देखो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने बच्चे का एम डिसाइड कर लिया है ना, एम डिसाइड किया। कोई एक पेरेंट खड़ा हो जाए, कोई भी एक पेरेंट, 6 साल का बच्चा, 7 साल का, आपने सोच लिया होगा कि वो बच्चा क्या बनेगा? क्या बनाओगे? है जी? ऑफिसर। ऑफिसर। वो एचसीएस ऑफिसर हो सकता है, वो आईएएस ऑफिसर हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बैठिए प्लीज। अब मेरा यही कहना है कि अभी वो बच्चा इस उम्र का है, हमने उस उम्र में ये जो डिसीजन हमने ले लिया कि मैं अपने बच्चे को ऑफिसर बनाऊंगी, अधिकारी बनाऊंगी। सोचिए हमने बच्चे की किन क्वालिटीज को देखते हुए ये निर्णय लिया। ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से, सभी से। ये इन्हीं का प्रश्न नहीं है, ये सभी का प्रश्न है, क्योंकि सभी ने ये मन में बना रखा है कि मेरा बेटा ये बनेगा, मैं अपने बेटे से ये कराऊंगा या बेटी से ये कराऊंगा। तो क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि मेरे बेटे का इंटरेस्ट किस चीज में है, मेरे बेटे का एप्टीट्यूड क्या है? 2 चीजें अलग अलग। एक तो मेरे बेटे की मनपसंद चीज, मनपसंद फील्ड, पसंद तो है चीज मान ली, लेकिन क्या उतना आईक्यू लेवल भी है बच्चे का? अब इस चीज को दूसरे एंगल से एक उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब बच्चा 10th करने के बाद 11th में जाता है तो स्कूल्स में सबसे बड़ी परेशानी क्या रहती है?
पेरेंट कहते हैं कि जी मेरे बेटे को तो साइंस आपको देनी पड़ेगी। साइंस मतलब मेडिकल या नॉन मेडिकल, चाहे उस बच्चे के मैथमेटिक्स में 10th क्लास में पास परसेंटेज हो, लेकिन साइंस तो देनी पड़ेगी जी मेरे बेटे को आपको। ऐसा पेरेंट्स कहते हैं। किस बिहाफ पे कहते हैं नहीं समझ में आता। क्या पैरामीटर्स पेरेंट्स ने, माँ बाप ने सेट कर रखे हैं कि एक मस्तिष्क में ये, जहन में ये रहता है कि उसका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, साइंस ली थी, तो मेरा बेटा भी साइंस लेगा, इंजीनियरिंग करेगा। ये कंपैरिजन। तो आज इन सब चीजों पे एक बार हम सब बैठ के विचार करेंगे और आप बताएंगे कि क्या ये कंपैरिजन सही है या गलत है। क्योंकि मेरा कंपैरिजन आप किसी के साथ नहीं कर पाएंगे। मैं अपना कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप अपने बेटे का, बेटी का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते। उसका कंपैरिजन आप उसी के साथ कर सकते हैं। आप मान के चलिए कि प्रत्येक बच्चा जो है वो यूनिक है, उसमें कोई ना कोई क्वालिटी है। उस क्वालिटी को ढूंढने की आवश्यकता है। उस क्वालिटी को आप ढूंढ सकते हैं, उस क्वालिटी को अध्यापक ढूंढ सकते हैं, और आप दोनों का संगम हो जाए, माँ बाप और अभिभावक का, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बच्चा आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि उसकी एक्चुअल क्वालिटी का पता लग जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि कभी अभिभावक की मुलाकात अध्यापक से नहीं हो पाती, कभी अध्यापक अपनी बात को अभिभावक को नहीं रख पाता। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप या ये मुलाकात ना होना, ये बच्चे के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। और जो ये सारी चीजें होती हैं, बच्चा झूठ बोलना सीखता है। आप बताएं, हमारे में से कितने ऐसे लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते? सच बोलना, आज सच बोलना 1 घंटे के लिए। आज 1 घंटे के लिए सच बोलना, बाकी देखेंगे फिर। ये जो मोबाइल फोन्स हमारे पास है ना, ये सबसे बड़ी दुविधा है। सबसे ज्यादा झूठ ये मोबाइल फोन बोलवाता है। मानते हैं आप? आपका बेटा बगल में बैठा है और आपके पास फोन आया, प्रधान जी आपसे मिलना है, आज आ जाऊं घर पे, और आप फट ये कहते हैं भाई साहब आज मत आना, घर नहीं हो। क्या मैसेज दिया आपने बच्चों को? क्या मैसेज मिला बच्चे को कि मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं, मुझे बोलने में क्या दिक्कत है? आज मुझे पेपर मिला है, उस पेपर में मैं फेल हो गया, उस पेपर को मैंने बैग में रख लिया, मैंने नहीं दिखाया पापा को, क्या दिक्कत है? पापा ने भी तो उस दिन कहा था कि मैं घर नहीं हूं, और मैंने तो झूठ बोला भी नहीं। मैंने तो सिर्फ इतना है कि बैग में रख लिया, बताया नहीं, मैंने तो झूठ बोला ही नहीं। बोलिए। तो समाज में जब हम संस्कार की बात करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम कितने संस्कारवान हैं और हम बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन यह सच्चाई है कि बच्चा सब कुछ पेरेंट्स से और अध्यापक से सीखता है। इस बात के साथ एक प्रश्न और पूछता हूं आपसे। आप में से क्या कोई ये बता सकता है मुझे, खासकर वो पेरेंट जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, 6, 7, 8 के, 9th के, 10th के हो गए, उससे ऊपर, आपके बच्चे का आइडियल कौन है? आदर्श किसको मानता है आपका बच्चा? कोई माँ बाप एक ये कह सकता है कि मैंने अपने बच्चे को उसका आदर्श डिसाइड करने में मदद की है कि वो इस आदमी को, इस पर्सनैलिटी को, इस व्यक्तित्व को आदर्श बनाए ताकि वो सफलता की सीढ़ी पे चढ़ता जाए। कोई एक माँ बाप जो भी यहां बैठे हैं वो कह दें कि हाँ जी, मैंने अपने बच्चे के साथ बैठ के ये निर्णय लिया कि मेरे बच्चे का आदर्श ये होना चाहिए, मैं अपने बेटे में भगत सिंह देखना चाहती हूं। या कोई ये कह दे कि मैं अपने बेटे में एक साइंटिस्ट देखना चाहती हूं और साइंटिस्ट अब्दुल कलाम जैसा देखना चाहती हूं। हमने क्या आदर्श दिया अपने बच्चों को? एक माँ बाप के नाते पूछता हूं आपसे। और शायद यही कमी है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठ के ये चर्चा नहीं कर पाते कि किस व्यक्तित्व को उस बच्चे ने फॉलो करना है। ये कमी है। हमने टीवी तो उनके सामने रख दिया, उस मीडिया पे जो चलता है, जो मूवी चलती है, बच्चा ये तो जानता है कि शाहरुख खान कौन है, ये तो जानता है कि सलमान खान कौन है, ये जानता है कि कैटरीना कैफ कौन है, लेकिन बच्चा ये जानना भूल गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया।
बच्चा ये जानना भूल गया कि आर्यभट्ट ने क्या किया, किस लिए आर्यभट्ट का नाम जाना जाता है पूरे विश्व में। तो ये समस्याएं हैं। जबकि हम अभिभावक ये कहते हैं कि जी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो दायित्व विद्यालय का है, ये काम तो विद्यालय करेगा। हमारी गलतफहमी है। विद्यालय करेगा, मैं ये नहीं कहता कि विद्यालय नहीं करेगा, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण आप लें। एक 24 घंटे में बच्चा स्कूल में 6 घंटे के लिए आया, 24 में से 6 गए, कितने बचे जी? 18 घंटे बचे। 18 घंटे कहां रहा? किसके पास रहा? अभिभावक के पास, घर पर रहा। तो 18 घंटे ज्यादा है या 6 घंटे ज्यादा है, एक बार इस पे विचार करना पड़ेगा। मैं इस बात पे कोई संदेह नहीं करता कि बच्चे अध्यापक की ज्यादा मानते हैं, अनडाउटेडली ज्यादा मानते हैं, बिल्कुल निसंदेह। आपकी हो सकता है 1% ना माने, लेकिन अध्यापक की बात जरूर मानेंगे। क्योंकि मुझे यह भी पता है कि आप जो शिकायतें स्कूल में, विद्यालय में करते हैं, वो यहां तक भी होती है कि जी मेरा बेटा 1 गिलास दूध नहीं पीता है, आप कह दोगे तो पी लेगा। आप कह दें एक बार, होता है ऐसा। और ये भी सही है कि जिस दिन अध्यापक उसको टोक दे कि तेरी मम्मी का फोन आया था, तो दूध नहीं पीता, मजाक बना रखा था, वो 2 दिन दूध पिएगा, तीसरे दिन उसको फिर टोकना पड़ेगा। है ना ऐसा ही है। परंतु जो काम आपका है वो आप ही को करना पड़ेगा। जो काम विद्यालय का है, जितना वो कर सकते हैं उतना करेंगे। आप दोनों में समन्वय जरूरी है। मैं गांव देहात से एक उदाहरण लेता हूं। बहुत सारे अपने किसान भाई कृषक बैठे होंगे यहाँ पे, परिवार सारे लगभग किसानों के हैं इधर। हम खेत में ट्यूबवेल से पानी लेके जाते हैं। पता है कैसे लेके जाते हैं? धाना बोलते हैं अपने हरियाणा में, धाना होता है ना, उसमें से पानी चलता है। इस तरफ भी डोली है, इस तरफ भी, दोनों तरफ। उस पानी को आप मान लीजिए बच्चा, उसके एक तरफ माँ बाप खड़ा है और एक तरफ अध्यापक खड़े हैं। आपको पता है पानी पूरा प्रयास करता है निकलने का, डोली टूट जाती है, पानी बह जाता है खेत में पहुंचने से पहले। अगर माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया तो उस पानी ने बह निकलना है। और अगर अध्यापक की तरफ से कमी रही तो पानी वहां से बह निकलेगा। बच्चे में खूब ऊर्जा है, ऊर्जावान है, सभी बच्चे ऊर्जावान हैं। हमारे में से एक का भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें ऊर्जा नहीं है, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, जिसमें टैलेंट नहीं है, जिसमें स्किल नहीं है। सभी स्किल्ड हैं, हम कर सकते हैं उनको स्किल। परंतु हमें सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा, उस बच्चे की देखरेख करनी पड़ेगी, संभालना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी उस बच्चे की। और अगर हम स्कूल में आएंगे नहीं, पीटीएम अटेंड करेंगे नहीं, टीचर से बात करेंगे नहीं, बच्चे में क्या खासियत है, क्या बुराई है, कहां दिक्कत है, उस पर चर्चा नहीं होगी, तो आप समझिए पानी तो निकलेगा खेत में पहुंचने से पहले। मतलब जो डेस्टिनेशन आपने डिसाइड कर लिया कि मैं यहां पहुंचूंगा, मेरे बच्चे को पहुंचना है, तो उससे पहले ही समस्या हो जाएगी। मानते हैं आप ये बात? तो इग्नोरेंस जो है वो हमारी रूट कोज है समस्याओं की। इग्नोरेंस को दूर करें, अनभिज्ञ ना रहें। आप देखिए पेरेंटिंग जॉय भी है, पेरेंटिंग से खुशी भी मिलती है। हर पेरेंट चाहता है, अभिभावक चाहता है कि मेरे पास बेटा हो, मेरे पास बेटी हो, खुशी मिलती है ना जी, खुशी। और जब थक हार के ऑफिस से आप अपने घर जाते हैं और छोटे से बच्चे को खेलता हुआ घर पे पाते हैं, वो भाग के गोदी में आपके लिपटता है, तो इससे ज्यादा खुशी मिलती है? कोई नहीं मिलती। बहुत खुशी मिलती है, लेकिन उस जॉय के साथ एक चैलेंज भी है। वो चैलेंज क्या है? उसकी अपब्रिंगिंग का, उसके विकास का, उसके कौशल विकास का। कैसे वो आगे बढ़े, क्या करेगा, भविष्य में क्या बनेगा, देश में क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को दूर कैसे करें? क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं? पेरेंटिंग फ्रेमवर्क क्यों बनाया गया? हम क्यों आज यहां बैठे, किस लिए?
हम में से कितनों को पता है कि बच्चे की ये एज है और इस एज के हिसाब से उस बच्चे में ये स्किल्स होनी चाहिए? नहीं पता, ना जानने की चेष्टा हम करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज आप लोग यहाँ पे आए हैं और ये जानना चाहते हैं कि किस एज में बच्चे को कितना आना चाहिए। ये सब चीजें आपको स्कूल देता है, विद्यालय बताता है कि फर्स्ट क्लास में बच्चे को इतना आना चाहिए, सेकंड क्लास में इतना, और थर्ड क्लास में बच्चे को इतना आना चाहिए। ऐसा बताता है जी विद्यालय। करिकुलम भी देता है, सिलेबस भी देता है, एक्टिविटीज भी देता है, हर प्रकार की चीज आपको विद्यालय प्रोवाइड करता है। तो वो चीजें आपको विद्यालय बताता है। फिर पेरेंटिंग गोल्स फॉर द करंट स्टेज, हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म्स गोल होते हैं। हम लोग शायद बच्चे के गोल सेट नहीं कर पाते। बहुत कम लोग हैं जो बच्चे के गोल सेट करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं मुझे बताएं कि आपने 6th क्लास में बच्चा पढ़ता है और उसका गोल सेट कर दिया कि बेटा इस साल आपने इतना ज्ञान अर्जित करना है। मार्क्स की नहीं कह रहा मैं, नॉट मार्क्स। आपके लिए एजुकेशन, शिक्षा जो है सिर्फ नंबरों से है। आप ये मानते हैं कि मेरे बच्चे के 80% नंबर आ गए तो मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हुआ, मानते हैं ऐसा? तो इस बात को आपको देखने की जरूरत है कि अंक सब कुछ नहीं है। आपके अंकों को एजुकेशन ना माने। आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे बेटे की कौन सी स्किल डेवलप होनी है। अगर उस स्किल को डेवलप करेंगे तो ठीक रहेगा। आज की इस युग में कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सबसे बेस्ट है, टेक्निकल स्किल्स जो है वो सबसे बेस्ट है जो आपने डेवलप करनी है। और विद्यालय कोशिश करता है, विद्यालय कोशिश करता है कि आप का बच्चा जो है वो टेक्निकल हो जाए, उसकी स्किल्स डेवलप हो जाए। तो ये एक समस्या जो सबसे बड़ी समस्या आपके साथ है, ओवर कंसर्न। ओवर कंसर्न मीन्स हमें बच्चे के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए उससे ज्यादा देते हैं, उससे ज्यादा। कई बार उसको क्या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं आप? करते हैं ना, खूब करते हैं हम कंट्रोल करने की कोशिश। लेकिन कुछ फ्रीडम भी बच्चे को चाहिए। कितनी फ्रीडम चाहिए ये हमें देखने की जरूरत है। उसका पैरामीटर हमें डिसाइड करना है कि हम कितनी फ्रीडम उसको दें। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें अभी आपको बताऊंगा जो आप शायद आप ऐसा करते होंगे और हमें नहीं करना चाहिए। जैसे अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल है, सबका अलग अलग है। शहर में हम गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली की बात करें, आप जैसे इस विद्यालय की बात करूं, विद्यालय प्रांगण में घुसता हूं तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि भाई ये एक ऐसे एरिया में है जहां पे मॉल्स नहीं है। गुरुग्राम का स्कूल लगता है, दिल्ली का स्कूल लगता है, सारी सुविधाएं हैं, है ना? तो हर जगह का लेकिन फिर भी अलग अलग सोच है, मापदंड है, मानसिकता अलग अलग है। तो पेरेंटिंग स्टाइल भी अलग अलग है उसी हिसाब से। जैसे एक परिवार ऐसा है जहां पे बिल्कुल फुल अथॉरिटी, पूरी अथॉरिटी, पिता ने कह दिया ऐसा होगा तो होगा, और पिता ने कह दिया ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे आप में से बहुत सारी माताएं बहनें स्कूल में आती होंगी, टीचर को ये कहती होंगी कि मैम आप ये बात ना इसके पापा को मत बताना। बच्चे ने शरारत कर दी, मान लो कोई बोला जी मेरे को आपने बता दिया लेकिन इसके फादर को मत बताना, वो तो इसको जान से मार देंगे, बहुत सख्त है जी, मुश्किल हो जाएगी, बच्चे का स्कूल में छोड़ो, घर से निकलना बंद कर देंगे। कहते हैं आप लोग ऐसा? कहते हैं ना जी। उसका अर्थ कि आप खुद भी डरे हुए हैं। जिस चीज को बताना चाहिए माँ बाप को, दोनों को, हम उससे छुपा रहे हैं। मतलब अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ये देखिए, परिवार की बता रहा हूं, परिवार टूटते कैसे हैं। आज तो आपने उस चीज को छुपा लिया, कल को और बड़ी घटना बच्चा करेगा और बड़ी शरारत करेगा, कोई और दिक्कत बच्चे के साथ बनेगी
और पिता को पता लगेगा बाद में, अध्यापक ये बताएगा कि जी हमने तो पहले भी बताया था आपको, तो परिवार टूटता है। आज हमारे संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में तब्दील हुए, माँ बाप वृद्धाश्रम तक पहुंच गए, तो समझिए कि ऐसा क्यों हुआ। ये हमारी वजह से हो रहा है। ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा अपने संबंधों में, विश्वास डालना पड़ेगा। और वो विश्वास कैसे आएगा? जब हम कोई चीज नहीं छुपाएंगे। भय नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। अगर बच्चे के दिमाग में सम्मान है माँ बाप का, और आप भी सम्मान करते हैं बच्चे का, तो अथॉरिटी से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल नहीं चाहिए। वो जो मेल डोमिनेंस था, उस मेल डोमिनेंस को आपको छोड़ना पड़ेगा, या मदर डोमिनेंस कह लो, जिस परिवार में जिसकी चलती है कि भाई हमने ये नियम निर्धारित कर दिए तो ऐसा होगा ही। लेट अस बी फ्लेक्सिबल, कहीं ना कहीं हमें लचीला होना पड़ेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा ये। फिर कई पेरेंट ऐसे हैं, ये दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल है, वो इतने लचीले हैं कि वो बच्चे से पूछते ही नहीं कि भैया 1 घंटे तक कहां था, स्कूल आ गया, स्कूल से बाहर खेलने के लिए चला गया, वो 2 घंटे के लिए खेला, 4 के लिए खेला, आपने ये पूछा ही नहीं कि क्या किया, बाहर क्यों गया था, किसके साथ गया था। कोई पूछताछ है ही नहीं। परमिसिव, सारी परमिशन, जो बच्चा करता है करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने काम किया नहीं किया है, क्या हुआ क्या नहीं, कॉपी खाली पड़ी है, बच्चे का डायरी पे नोट आया है। आपकी स्कूल डायरी जरूर होगी, लगी है ना जी स्कूल डायरी। आप में से कितने लोग होमवर्क जहां लिखता है बच्चा, वहां साइन करके भेजते हैं? सभी करते हैं साइन। बहुत अच्छी बात है अगर करते हैं तो। नहीं करते हैं तो करें। सिग्नेचर करने का मतलब ये है, ये देखना कि उस बच्चे ने होमवर्क लिखा या नहीं लिखा, क्या आपने उस पर कुछ नोट डाला, कोई नोटिंग करी टीचर के लिए। कोई नोट जनरली नहीं डलता, जो देखने को मिला है। साइन भी जो करते हैं वो साइन कर देते हैं, बच्चे ने क्या गलत शब्द लिखा है नहीं लिखा है। हमारा बहाना क्या रहता है उसमें? देखिए मैं इसको बहाना कह रहा हूं, आप बुरा मत मानना। बहाना क्या? किसी मैं तो अनपढ़ हूं, खेत क्यार का काम करता हूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि बच्चा क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता, मैं तो पढ़ा नहीं सकता बच्चे को, ये साइंस की किताबें मेरे पल्ले नहीं पढ़ती। इस बहाने से काम चलने वाला नहीं है। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बच्चे को बिठाना पड़ेगा कि बैठ यहाँ काम करो 1 घंटा, उसका टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। नहीं है, इस समाज में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपको अपने बच्चों को देखना है कि वो बच्चे ठीक कैसे चलेंगे। तो ये दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल है कि बच्चे को टोकना ही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये पेरेंटिंग स्टाइल भी अच्छा नहीं है। और तीसरा जो पेरेंटिंग स्टाइल है कि हम बच्चे को इग्नोर करते हैं। इग्नोर मतलब हम बिजी हैं, बच्चा कोई बात करता है, कोई स्कूल की बात बताना चाहे, आप उसकी सुने ही ना। छोटा बच्चा होता है ना, नर्सरी का, केजी का, फर्स्ट का, जो कुछ भी स्कूल में घटित हुआ वो कोशिश करता है कि माँ को जाके बताए। वो सारी बताता है, A to Z सारी बताता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब माँ बाप उसकी ना सुने, क्योंकि कुछ माँ को समझ आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, बच्चा ऐसा ही बोलता है, वो धीरे धीरे बताना छोड़ देता है अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आपको अपने बच्चे की बात सुननी चाहिए, और उसकी सुनने के बाद आपने निर्णय लेना है कि इस बच्चे ने कितनी सही कही है और कितनी गलत कही है, उसमें कितनी झूठ हो सकती है, कितनी सच हो सकती है। ये ट्रस्ट करें आप कि हाँ बच्चा सच बोलता होगा, छोटा बच्चा तो सच ही बोलता है, लेकिन जब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसमें कुछ मिर्च लगती है, कुछ अलग नमक डाल देता है बच्चा, तो उसको आपको देखना है कि कैसे करे। फिर है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग में क्या है? बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच, जहां शक्ति की आवश्यकता है वहां शक्ति। जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि क्या कोई ऐसा भी है जिसने माँ बाप को किसी माँ बाप ने ना डांटा हो बच्चे को? आपने कहा जी डांटते हैं, सभी डांटते हैं। लेकिन अगर अध्यापक डांट दे तो क्या होता है? मेरे बच्चे को मारा कैसे जी आपने? और ये बात आप किसके सामने कह रही हैं? अपने बच्चे के सामने। बच्चा साथ में खड़ा है, आप फोन करते हैं टीचर को या प्रिंसिपल को या एडमिनिस्ट्रेटर को, जो भी स्कूल में है सुनता है, और आप ये कहेंगे जी
मेरे बच्चे को कैसे पिटाई करी आपने? मेरा बच्चा गलत हो ही नहीं सकता जी, ये कभी गलत करता ही नहीं जी, संभव ही नहीं है। आप बताएं कि खराब कौन हुआ? अल्टीमेटली आपने अपने बच्चे को यह संदेश दे दिया कि मेरे माँ बाप तो अध्यापक का भी अपमान कर देंगे मेरी वजह से, दिक्कत नहीं है। तो वो बच्चा, जो मैंने शुरू में एक साइकिल दिखाई थी आपको, उसमें से क्या बनेगा? वो सम्मान करना भूल जाएगा जी, क्योंकि उसको अपमान करना हमने सिखा दिया। एक अध्यापक जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि अध्यापक गलती से भी कोई गलती कर दे, हमें उसको बताना चाहिए कि वो भी अकेले में, क्योंकि हम ये अपेक्षा रखते हैं, ये हमें सिखाया जाता है अध्यापकों को। मैं अपनी ट्रेनिंग की बात करता हूं, उसमें ये सिखाया गया था कि किसी बच्चे को उसकी गलती बतानी है तो उसको अकेले में बताओ, पब्लिकली उसको मत बताओ, उसका अपमान मत करो सबके सामने पूरी क्लास में। लेकिन अगर आप एक अध्यापक का अपमान उस बच्चे के सामने करेंगे तो अगले दिन जब वो बच्चा जाएगा क्लास में, क्या वो अध्यापक उस बच्चे के सामने खड़ा हो पाएगा? या किस अप्रोच के साथ, किस मानसिकता के साथ वो बच्चा उस अध्यापक के सामने बैठेगा, ये मुझे बता दें। और वो आप बस में आते वक्त या क्लास में बैठ के वो अपने साथी को क्या कहेगा? ये जी हिंदी वाला, कल मेरे पापा ने खूब सुनाई इसको, मेरी पिटाई करी थी ना इसने, ले ले मजे। इससे क्या हुआ कि पूरी क्लास का वातावरण खराब है, उस टीचर का सम्मान खत्म। हम कह देते हैं कि आज टीचर का सम्मान नहीं है, वो इसलिए नहीं है, किसी टीचर को अधिकार नहीं है कि भाई वो किसी की हड्डी तोड़ दे, किसी बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे, नहीं है अधिकार, मार पिटाई बंद है। लेकिन अगर ये अध्यापक भविष्य के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, आपकी कोई जमीन जायदाद नहीं बढ़ती, उस टीचर की आपके बच्चे के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि आपने तो एक विद्यालय का सहयोग किया है अपने बच्चों को वहां एडमिट करा के। आप तो पूजनीय है विद्यालय के लिए और अध्यापक के लिए, तो आपके बच्चे के साथ असहयोग क्यों करेगा अध्यापक? समझ से परे है, नहीं करेगा। तो जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, बच्चे की सुन ली आपने, उसने कहा आज टीचर ने मेरी पिटाई की, ठीक है, क्यों की? कारण पूछेंगे ना बच्चे से, वो कारण बताएगा। फिर आप अध्यापक से बात करेंगे अलग से, बच्चे के सामने नहीं, अलग से। कोई बात, मेरे टाइम में क्या था, कोई टीचर में हमारी पिटाई कर देता था तो हम घर जाके बताते नहीं थे। पता है क्यों? अगर मैं ये बताऊं कि पापा आज उसने पिटाई, टीचर ने पिटाई करी मेरी, वो ये कहते थे कि तू काम नहीं करके गया होगा, तूने शरारत करी होगी, टीचर गलत कर नहीं सकता, और फादर मेरे 4 और मारते थे। मतलब मैं उस डांट से और उनकी 4 बेत खाने से बचने के लिए उनको ये नहीं बताता था कि स्कूल में क्या हुआ। ये हमारी पीढ़ी की बात है। लेकिन नई पीढ़ी की बात ये है कि पेरेंट्स एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आते हैं कि मेरे बच्चे की पिटाई क्यों की गई। मैं पिटाई का फेवर नहीं करता, नहीं करनी चाहिए, लेकिन डांट फटकार चपत, ये साम दाम दंड भेद हमारे वेदों में लिखे हैं, हमें इसके साथ रहना चाहिए। ये पेरेंटिंग स्टाइल जो है ये अलग अलग, ना तो हम ज्यादा अथॉरिटेटिव हो सकते, ना ज्यादा लिबरल हो सकते। हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी कि बच्चा हमारी मान भी ले, बच्चा, हमें इतना भी बच्चे के साथ रिलेशन रखना पड़ेगा कि कोई भी गलत काम वो करके आया है तो हमें बता दे कि पापा आज मेरे से ये गलती हो गई, इस गलती का सुधार कैसे करूं, आप बता दो। क्या बताता है कोई बच्चा ऐसे? अपनी गलती कोई नहीं बताता जी, हम भी नहीं बताते। आप बड़े बैठे हैं ना, अगर हमें, हमारे से कोई गलती हो, हमने गलती से उस बच्चे को मार दिया, पापा ने मार दिया, माँ ने मार दिया सपोज, या टीचर ने मार दिया, और हम उस बच्चे के बाद में हमें पता लगे कि गलती उसकी नहीं थी, हमने गलत मार दिया, और हम उस बच्चे को कहते बेटा सॉरी, कल तेरे को डांट दिया था या मार दिया था, मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं थी। सोचिए वो बच्चा क्या सोचेगा। आपका सम्मान उसकी नजर में और ज्यादा बढ़ जाएगा और वो बच्चा सारी चीजें शेयर करेगा आपके साथ। लेकिन इस प्रकार की बात हमारे समाज में प्रचलित नहीं है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से है कि जब पेरेंट्स आप बने हैं तो उन बच्चों के बारे में सोचिए
हम उनसे आप करके बात करें, उनसे सम्मान से बात करें, क्योंकि ये डुअल प्रोसेस है। आप सम्मान देंगे तो वो भी सम्मान देंगे आपको। ये ना सोचें कि सिर्फ हम सम्मान के पात्र हैं। बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस की बात मैं करूं, घर में अगर लड़ाई झगड़े हैं, कोई और चीजें हैं, तो दिक्कत है ना जी। क्या करेगा बच्चा, आप बताएं, क्या सीख रहा है बच्चा? आज के परिवेश की बात करूं, अंधेरा हो जाने दो। आजकल तो मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे के करीब, 6 बजे के करीब तो अंधेरा हो ही जाता है, शाम को हो जाता है ना जी। आप किसी भी गांव के फिरनी पे चले जाए, खेतों में जाएंगे तो आपको कहीं पे 4 आदमी, कहीं पे 10 आदमी बैठे हुए नजर आएंगे। वो यंगस्टर्स भी हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और किस लिए इकट्ठे हुए हैं? शराब पीने के लिए। पीना शुरू कर देते हैं। अब जब इस हालत में वो घर पे जाएंगे तो क्या बच्चे को कह पाएंगे कि बेटा अल्कोहल पीना गलत बात है, शराब नहीं पीनी चाहिए? क्या ऐसा हो पाएगा? हम खुद पीते हैं, दूसरे को मना करें, कैसे संभव है संभव? हम गांव में बात करते हुए कुछ गाली गलौज का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं तकिया कलाम बताता हूँ बच्चों, पेरेंट के गांव में ना कई बार मुंह पे लग चढ़ी होती है, कोई भी आप गाली देना नहीं चाहते, लेकिन वो इस प्रकार से कि गांव में निकल जाती है मुंह से। बच्चा उस भाषा को सीख रहा है, पकड़ रहा है, आपके परिवार में है। हम अपेक्षा करते हैं, आप अपेक्षा करते हैं कि बच्चा अंग्रेजी में बात करे, और हम उसको एक्सपोज किस चीज से करते हैं? क्योंकि भाषा तो उस घर से सीख के स्कूल आया है। उसका प्रभाव कम कैसे करोगे? उसका प्रभाव कम नहीं हो पाएगा। आपको स्कूल का सहयोग करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें, ये मेज है, बच्चे को भी पता है, आपको भी पता है ये मेज है, और आप में से कोई एक ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता कि इसको अंग्रेजी में टेबल कहते हैं। सबको पता है, क्योंकि आज की डेट में प्रत्येक माँ बाप सेमी लिटरेट तो है ही, 10वीं पास है, 8वीं पास है, इससे नीचे कोई नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल अनपढ़ भी है, उसको भी पता है कि इसको टेबल कहते हैं। बच्चे को हम इसको मेज कहने की बजाय अगर टेबल कह देंगे, आपका प्रभाव पड़ गया, बच्चा टेबल ही सीखेगा। उसको जो आप सिखाना चाहोगे वो सीखेगा। बताओ इसमें गलत है या सही है ना? तो जिस प्रकार से आप सिखाना चाहोगे। दूसरी बात, जैसे मैंने अथॉरिटी की बात करी आपसे, आप जब बच्चे को डांटते हो, डांट की शुरुआत कैसे करते हो? एक तो एकदम से चीखना, पहली ही गलती पे चीखना शुरू कर दिया आपने, नाश कर दिया तूने मेरे घर का, गंदगी मचा दी। ऊंची आवाज में बात करना नहीं चाहिए। ऐसे काम नहीं चलेगा आपका। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इससे आपका बच्चा ढीठ हो जाएगा, हठी हो जाएगा, दुर्जय हो जाएगा। पहले तो हम लोग क्लास में पता है क्या करते हैं? मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। मेरी क्लास में 40 बच्चे बिठा दो, 50 बिठा दो, वो बातचीत करेंगे, तो मैंने 10 सेकंड के लिए सिर्फ शांत खड़ा होकर बच्चों की तरफ देखना है, इधर से उधर तक, और मैं गारंटी देता हूं कि 10 सेकंड के अंदर ही सबके सब शांत हो जाएंगे। सबके सब शांत हो जाएंगे, बिना कुछ कहे, बिना ही कुछ कहे। आप बच्चे की आंखों में आंखें डाल के अगर 2 मिनट भी, 1 मिनट कहता हूं, 1 मिनट भी बहुत बड़ा ज्यादा हो जाता है, उसी से घबरा जाएगा बच्चा। और ये आदत अगर बच्चे की बन गई, कुछ करता है बच्चा, आपको रोकना है, उसकी तरफ देखना शुरू करोगे तो वो रुक जाएगा अपने आप ही। कभी प्रयास करना इसका। आपको ना ऊंचा बोलने की जरूरत पड़ेगी और ना उसको डांटने की आवश्यकता पड़ेगी। वो बहुत अलग चीजें हैं जिनके ऊपर आपको बच्चे को डांटना पड़ता है। अदरवाइज आज की डेट में काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बच्चे के साथ बैठ के उसकी सुन लोगे और अपनी कह लोगे, बच्चा सफल हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप बच्चे में क्या परिवर्तन चाहते हैं, किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, आपके बच्चे की लाइफ में आप हैं, अध्यापक हैं, परिवार, रिलेटिव्स हैं आपके, और उस बच्चे के साथी जो उसकी क्लास में है, जो भी उसकी क्लास में बैठे हैं, ये उस बच्चे के जीवन में है और उस बच्चे के चरित्र को प्रभावित करते हैं, उस बच्चे की पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। तो क्या करोगे?
हमने उसका बिहेवियर ठीक करना है, आचरण ठीक करना है, उसका अप्रोच और एटीट्यूड ठीक करना है, थॉट प्रोसेस ठीक करना है। और यही लोग हैं जो उसको प्रभावित करेंगे। कैसे प्रभावित करोगे? खुद में परिवर्तन लाके। हम खुद को ठीक कर लें, अभिभावक ठीक हो जाएंगे, अध्यापक ठीक है ही, कोई परेशानी है नहीं, कोई काउंसलिंग की जरूरत है तो वो करते हैं, उस प्रोसेस में वो रहते हैं। तो ये आदमी है जो ठीक करते हैं बच्चे को या गलत करते हैं बच्चे को। तो इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। जैसे आप इसका आपके बच्चे का उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप बच्चे को साइंस के लिए लड़ते हैं कि मेरा बेटा बेटी साइंस ले, किस एम के साथ? मान लो आप कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। हमें उद्देश्य नहीं पता होता क्यों बने इंजीनियर। उद्देश्य सिर्फ इतना कि जी उसका बेटा इंजीनियर बना, उसका पैकेज 1.5 लाख का था, 1.5 लाख महीने का, या उसका पैकेज 12 लाख का था पूरे साल का, या 24 लाख का था, 36 लाख का था, इसलिए बनाना चाहता हूं। यह उद्देश्य नहीं हो सकता। एक बार एक बच्चे ने कहा, मैंने क्लास में पूछ लिया +2 में कि बेटा क्या बनना चाहते हो? बोला जी मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हूं। आपको पता होगा मर्चेंट नेवी का। मैं कहा बेटा क्यों जाना चाहते हो मर्चेंट नेवी में? मुझे हंसी आई सुनने के बाद, लेकिन बच्चा है उसने स्पष्टता से बताया। बोला सर मर्चेंट नेवी में 6 महीने की नौकरी है, 6 महीने छुट्टी है। मुझे हंसी आई इस बात पे। लेकिन आप सोचिए कि वो उद्देश्य हम लोग डिसाइड नहीं करा पाए। हम 6 महीने की छुट्टी के लिए नौकरी नहीं कर सकते। गलत है, वो ठीक नहीं हो सकता। फिर मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को अध्यापक बनाना चाहते हैं? बहुत कम लोगों के हाथ उठे। कुछ कम लोगों के हाथ उठे, 2-3 के। कारण क्या है? अध्यापक क्यों नहीं बनाना चाहते? कम क्या हो सकता है? कम पैसा हो सकता है, कम मान सम्मान हो सकता है, लेकिन काम नहीं चलता जी अध्यापक के बगैर। आने वाले 10 साल में मैं आपको ये बता दूं कि हमारे समाज में अध्यापकों की कमी हो जाएगी। कोई अध्यापक बनेगा नहीं। और जब अध्यापक नहीं होंगे तो आप सोच लेना कि अपने बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाओगे। कोविड की परिस्थिति ने हमें सिखा दिया कि अध्यापक के लिए कितना स्थान है। आज के परिवेश में अगर कोई स्कूल स्ट्रगल करता है टीचर्स को पेमेंट देने के लिए, तो समस्या खड़ी है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमने क्या किया, समाज ने क्या किया, क्योंकि बिना समाज के सहयोग के कोई शिक्षण संस्थान नहीं चलता। जो प्राइवेट स्कूल्स अगर बंद हुए हैं कोविड के दौरान, तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि कितना सपोर्ट समाज का रहा। और अगर समाज का सपोर्ट खत्म हुआ है तो जिन लोगों से समाज अपेक्षा रखता था कि ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को ठीक करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, वो लोग भी अब नहीं चाहते कि शिक्षा जगत में रहें। तो ये दायित्व हमें लेना पड़ेगा सामाजिक तौर से। हम सामाजिक आदमी हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चों आप वर्किंग है और दोनों माँ बाप वर्किंग है, तो बच्चे को क्या करें? आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, कम समय दे पाएंगे। ये चैलेंज है, कैसे मैनेज करें? वो आपको समय निकालना पड़ेगा। 8 से 5 की 9 से 5 की नौकरी है, तो 5 बजे के बाद आपको बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सारा कुछ विद्यालय के ऊपर छोड़ देंगे और उसकी परफॉर्मेंस की जानकारी लेंगे ही नहीं। फिर इलिटरेट पेरेंट्स हो सकते हैं। आप ये सोचें कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, जो टीचर ने करा दिया ठीक है, नहीं तो ट्यूशन लगवा देंगे। स्कूल ने आपको पढ़ा दिया, आपके बच्चे को पढ़ा दिया, तो मेरे हिसाब से ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। और जब ट्यूशन लगवाते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप कोशिश करते हैं कि आपके गांव में ही ट्यूशन लग जाए। आप ये भी नहीं सोचते कि ये टीचर कहाँ पढ़ाता है, इस टीचर का विषय क्या है,
और फिर आप ये कहते हैं कि जी एक टीचर के पास ट्यूशन लगा रखे हैं, वो 500 सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं। एक टीचर 500 सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ाएगा मुझे समझ नहीं आता। 6th ऑनवर्ड्स आप कैसे उस बात को स्वीकार करते हैं माँ बाप होने के नाते, मुझे नहीं पता। आप लोगों को पूछना चाहिए, अगर वो BA BEd टीचर है, MA BEd टीचर है, तो उसका विषय क्या है, MA किस सब्जेक्ट में की है, उसी सब्जेक्ट को तो वो पढ़ा पाएगा, बाकी कैसे कराएगा सब्जेक्ट। आपके स्कूल में भी 2 ही सब्जेक्ट दिए जाते हैं किसी भी टीचर को, और वो 2 सब्जेक्ट जो है वो उसकी BEd के विषय है और कुछ नहीं है। फिर आपका बिजनेस फैमिली हो सकती है जहां पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। किसानों का परिवार है, वो भी मैं बिजनेस मान लो उसको, तो किसान खेत में रहते हैं और ध्यान ही नहीं देते कि बच्चों पे क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर परेशानी है। तो उन सब चीजों से निपटने के लिए आपके पास सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है आपका स्कूल, आपके टीचर्स। आप टीचर्स के पास जाएंगे, उनको अपनी समस्या बताएंगे, तो वो टीचर्स ही उसका समाधान दे देंगे, वही हल निकालते हैं। आप लोग हल नहीं निकाल सकते। और हल यही है कि आप समय दें अपने बच्चे को। समय दे देंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। फिर देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ पेरेंटिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जी। टाइम स्पेंड विद चाइल्ड, बच्चे के साथ आपने कितना समय बिताया। आप अगर बच्चे के साथ खेलते हैं, समय लगाते हैं, तो समझिए कि वो बच्चा ठीक रास्ते पे जाएगा, आपका अपना बच्चा है, गलत नहीं होगा, क्योंकि वो गलत सही सारी आपके साथ शेयर करेगा। फिर दूसरा, जो भी आपके पास रिसोर्सिस है घर पे, वो रिसोर्सिस आप यूटिलाइज कराते हो। आपका मोबाइल फोन है, आपका टीवी है, और आपने निर्धारण कर दिया कि टीवी बच्चे ने कितनी देर देखना है, और आप साथ बैठे हैं। ऑनलाइन क्लास चली हुई है, आप साथ बैठे हैं, आपने उस बच्चे की मदद की है, वो बच्चा डाइवर्ट नहीं होगा, वो बच्चा सही रास्ते पे जाएगा, उसका ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाएगा। तीसरा कि उस बच्चे को मोटिवेट आपने करना है। होप, आशा, उम्मीद की किरण आप लोगों ने जगानी है। ठीक है, एक बच्चा किन्हीं कारणों से कम नंबर लेके आया या वो खेल नहीं पाया, अगर आप सारे ही उसकी बुराई करोगे, टीचर ने भी कह दिया कि जी कुछ नहीं बच्चा आपका, नंबर भी कम, पढ़ाई में भी नहीं है, बात भी करता है क्लास में बैठ के, क्या करें? जान से मारोगे बच्चे को? नहीं मार सकते ना। निराशा नहीं होनी चाहिए। आपने उस बच्चे को प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हर बच्चा सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता, हर बच्चा अब्दुल कलाम नहीं बन पाता, लेकिन ये जरूर तय है कि उसमें कोई ना कोई टैलेंट है। आप भी तो किसान बन के जीवन यापन कर रहे हैं, और आपने भी सफलता हासिल की है, अपने परिवार को पाला है, तो उसके टैलेंट को पहचानना है। कोशिश करें कि वो अच्छा पढ़ लिख के जो जिस लाइन में जाना चाहता है, म्यूजिक में जाना चाहता है, सिंगिंग में जाना चाहता है, मत थोपें कि मैं इंजीनियर बनाऊंगा। जरूरी नहीं है कि इंजीनियर ही बने। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे अमेरिका से सारे वापिस आए थे। ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस देश में अब है, नॉर्थ इंडिया की ही मैं बात करूं तो जितने इंजीनियर्स उनमें से निकलते हैं, जरूरी नहीं है सभी सफल हैं, ऐसा नहीं है संभव। और अगर ऐसा होता, मैं आपको उदाहरण देता हूं, सीबीएसई का एग्जाम्पल देता हूं आपको। कुछ वर्ष पहले तक, 7-8 वर्ष पहले तक सीबीएसई में एक पॉलिसी थी कि अगर बच्चा एक विषय में फेल हो जाए तो उसको पास डिक्लेयर कर देती थी सीबीएसई कि आप पास रहेंगे। मान लो मैथ्स में कोई फेल हुआ, उसको पास डिक्लेयर कर दिया, और आज की डेट में वो बच्चा मैथ्स छोड़ के एचसीएस ऑफिसर है। कितने ही मेरे पास उदाहरण है, मेरे सामने है उदाहरण। तो वो एचसीएस ऑफिसर बना, मैथ्स नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, 5 विषय हैं, जरूरी नहीं है कि सारे ही विषय उसके एक जैसे हो। अगर सारे अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाते हैं तो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, इसका मैथ्स ठीक नहीं है, इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश पे ध्यान दो, उसको आगे बढ़ाओ, है ना जी। तो उसको मोटिवेट करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर पेरेंट्स और सोसाइटी की, पेरेंट्स का प्रेशर, ये बहुत प्रेशर है। जितना कंपटीशन है, पेरेंट्स कहते हैं कि तूने ये करना है, वो करना है। अपनी अपेक्षाओं का बोझ उस बच्चे पे ना डालें। समझ रहे हैं जी? आप जो करना चाहते हैं या आप जो जीवन में करना चाहते थे या नहीं कर पाए, ये अपेक्षा मत रखें कि हमारा बच्चा वो करे।
उस बच्चे के टैलेंट के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से वो जो कर सकता है उसको वो करने दें। बोझ मत डालें उसके ऊपर। उसको बड़े प्यार से, प्रेम से उसको समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि बेटा इस काम को हम ऐसे करेंगे तो फायदा होगा। तो ये चीज जरूर आपको सोचनी पड़ेगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसी से संबंधित, माँ बाप की एक उदाहरण देता हूं। छोटी क्लास का बच्चे जो लंच बॉक्स लेके आते हैं, स्कूल में देखा है मैंने, वो या तो पराठा ले आएंगे या सुबह सुबह रोटी के साथ अचार ले आएंगे, उसमें ग्रीन वेजिटेबल नहीं होगी। कई बार आप भी कहते हैं कि जी बच्चा हरी सब्जी तो खाता ही नहीं जी, हम क्या करें। तो अपना फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स जो बच्चे को डालनी है वो आप ही डाल पाएंगे। अब मॉर्निंग वॉक के लिए अगर आप नहीं जा रहे हैं, आप 7 बजे तक सो रहे हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपका बेटा मॉर्निंग वॉक के लिए जाएगा? नहीं जाएगा जी। अखबार पढ़ने की बात है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बच्चा भी नहीं पढ़ेगा जी। तो आपको साथ लगना पड़ेगा उस बेटे के, तभी आप अभिभावकों की जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाएंगे। तो किसी पेरेंट को जो यहाँ बैठे हैं अभिभावक, कोई प्रश्न आपको यूं लगता हो कि जी ये प्रश्न हमारे जहन में अभी तक ये है, हम पूछना चाहते हैं, तो कृपया बताएं कि ये सवाल हमारे जहन में है, इसको कैसे करें। सर, आपकी लास्ट स्लाइड में एक आपका पॉइंट रहा था कि जिसमें हम ये चेकआउट करते रहते हैं कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो इन्वॉल्वमेंट में जो स्कूल्स के प्रति जो इन्वॉल्वमेंट है वो आप लोगों का थ्रू पीटीएम रहता है, थ्रू सब्जेक्ट टीचर्स, क्लास टीचर्स रहता है। तो कुछ पेरेंट्स से ये चिट्स, सर मैं कर सकती हूँ क्या नहीं? तो ये चिट्स जो हैं ये उठवाते हैं और इसमें जो क्वेश्चन होगा उसे पेरेंट्स से हम उस क्वेश्चंस का जो है आंसर लेते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि हम लोग कहाँ पीछे रह रहे हैं और कहाँ हमें वर्कआउट करने की जरूरत है। तो सर एक चिट आप उठाइए सर प्लीज। सर इसमें क्वेश्चन सर के पास आया है, तो उस क्वेश्चन से पहले हम पूछेंगे कि सर आपका जो स्टूडेंट है वो कौन सी क्लास में है और क्या नेम है सर आपके स्टूडेंट का? 10th क्लास। नेम? मनीषा, 10th क्लास। और इन सर के क्वेश्चन में आता है कि आपके इस बच्चे के स्कूल बैग का कलर क्या है। तो सर आपके इस बच्चे के स्कूल बैग का क्या कलर है? सर कह रहे पता नहीं है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ये तो स्कूल बैग के कलर की बात है। कई पेरेंट तो ऐसे भी हैं जो स्कूल में फीस जमा कराने आते हैं और प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाते हैं ये कहने के लिए कि मैम बच्चे की परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन है, उसको कुछ आता ही नहीं। तो प्रिंसिपल पूछते हैं कि जी आपका बच्चा किस क्लास में है? वो कहते हैं ये 3rd या 4th में है। यस, ये नंबर ऑफ टाइम्स ये केसेस रहते हैं सर हमारे साथ कि पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चा 3rd का है, 4th का है, 5th का है। सेक्शंस की तो सर हम कह सकते हैं कि सेक्शंस तो नहीं भी हो सकता, बट क्लास में भी रहते हैं। जी मैम प्लीज वन स्लिप। आपसे निवेदन है मैडम आपका थोड़ी देर के लिए और बैठे, अभी समापन की तरफ है, पुकारी तरफ। दीपांशी फ्रॉम क्लास 2nd। मैडम द क्वेश्चन इज कि आपके स्टूडेंट जो आपका वार्ड है उसमें एसएसटी टीचर कौन है और वो कहां से आते हैं? दीपांशी के प्रियंका मैम है, ऑल सब्जेक्ट वो करवा रही हैं। और आपको पता है कि वो मैम कहां से आ रही है? तो मैम ये कह रहे हैं कि शी यूज्ड टू कम फ्रॉम जल्लोपुर, लेकिन वो राइट आंसर नहीं है, वो लाली से है। तो मेरे कहने का मतलब ये भी है कि आपको
हर पीटीएम पे आप एक पर्सन को मिल करके जाते हैं, यू शुड, आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि वो पर्सन का नेम क्या है और वो कहां से बिलोंग करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप एक उठाइए प्लीज। ये बहुत बेसिक थिंग्स हैं, इन बेसिक थिंग्स के लिए हमें चिट्स की जरूरत नहीं थी, बट ये कहीं ना कहीं छूट जाती हैं, रह जाती हैं, इसीलिए हम इनको आज डिस्कस कर रहे हैं। सर आपके स्टूडेंट का नेम? रमनप्रीत सिंह। रमनप्रीत सिंह, कहां से है सर? फ्रॉम चैनेवाला, क्लास 7। इनका क्वेश्चन है कि आपके बच्चे के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? सर आप सब्जेक्ट्स बता सकते हैं कि आपके बच्चे के पास कितने सब्जेक्ट हैं, वो कितने सब्जेक्ट पढ़ता है? कितने क्लास में? हम ये पूछ रहे हैं कि 7th क्लास में सब्जेक्ट्स कितने हैं?